to start a chapter number 5 or chapter number 5 about the that is the ग्रेविटेशन. ठीक है, वो ग्रेविटेशन के बारे में था और उसमें ये टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं जो कि 5 टॉपिक्स हैं. मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. उसके बाद इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं कि जिस तरह न्यूटन्स का एक कॉन्सेप्ट था कि एप्पल ऊपर से गिरा था और उसने कहा था कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. ठीक है, और वहाँ से उसने कहा कि एक लॉ ऑफ ग्रेविटी आ जाती है कि अर्थ अपनी तरफ हर बॉडी को खींच रही है, जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं. तो इसी तरह थोड़ा सा और एलेबोरेट इसको आगे जाके किया गया कि जिस तरह प्लैनेट्स की बात की जाए तो प्लैनेट्स सन के अक्रॉस घूम रहे हैं तो वो ड्यू टू द ग्रेविटी है. तो सन हर प्लैनेट को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है. तो इसी तरह अर्थ ने भी जिस तरह मून को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स लगाई हुई है, तो वो बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटी है. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था. न्यूटन्स के लॉ हमने चैप्टर आई थिंक सो 2 में पढ़े थे या 3 में पढ़े थे, 3 में पढ़े थे आई थिंक सो. तो वहाँ पे हमने देखा था चैप्टर 3 में कि न्यूटन्स के लॉ डिस्क्राइब किए थे. तो न्यूटन ने एक फोर्स डिस्क्राइब की थी, नॉर्मल फोर्स. ठीक है, तो वो यहाँ पे न्यूटन्स का यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आया जिसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था और उसका यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ आ रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में वो बताता है कि अगर दो बॉडी हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी आपस में दो बॉडी पड़ी हुई हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो एक का मैस होगा m1, दूसरे का मैस होगा m2. ठीक है, मैं डिफरेंट मैसेज कर सकता हूँ. तो होगा क्या कि हम जहाँ पे डिफरेंट मैसेज जब कंसीडर कर रहे होंगे तो ऑब्वियस ही बात है, उसने कहा कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे. तो फोर्स होगी, तो वो फोर्स का फार्मूला किसने बताया था? न्यूटन्स ने, जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक बताया था. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट को रीड करेंगे कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. जितना भी यूनिवर्स में कोई भी चीज होगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होगी विद सम फोर्सेस, वो किसी फोर्स के मुताबिक अट्रैक्ट कर रही होगी. उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, जो कि उसके मैस होंगे, और इनवर्सली होगा द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा जो कि उसके दरमियान में डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है. तो पहली इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई, दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज 1 ओवर d स्क्वायर. इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, वी गेट द थर्ड इक्वेशन, दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर. अगर मैं इक्वल का साइन डालूंगा तो वी हैव टू यूज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो दैट इज कैपिटल G. तो वहां पे इन्वॉल्व हो गया, तो हमारे पास फार्मूला आ गया, दैट इज एफ इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. दिस फार्मूला इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मैसेज और टू ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि अर्थ ही होनी चाहिए जो कि हमें अट्रैक्ट कर रही है. किसी भी दो मैसेज के दरमियान में जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो हम इस फार्मूले से देख सकते हैं. क्लियर यहाँ तक? सर यहाँ पे आर स्क्वायर कैसे आ गया? आर स्क्वायर डी, मैंने शुरू में शायद बताया हो आपको कि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है डी, उसे आर भी कह सकते हैं क्योंकि ये सर्कुलर रीजन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं आर यूज कर रहा था. ठीक है, आप डी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. आप एक्स यूज कर लो, वो भी इशू नहीं है. एल भी वही चीज होती है, एक्स भी वही चीज होती है, डी भी होता है, आर भी होता है. कोई भी सिंपल यूज कर सकते हैं. कुछ बुक्स में कुछ लिखा होता है, कुछ बुक्स में कुछ लिखा होता है. ठीक है, ओके सर. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो जो अभी जी की बात हो रही थी, तो जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है और उसकी वैल्यू फिक्स है. फिक्स कितनी है? दैट इज 6.673 इंटू 10 पावर -11. ठीक है, तो यहाँ पे वो वैल्यू लिखी हुई है, ये आपको याद होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए भी और न्यूमेरिकल्स के लिए. तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था m1, दूसरा ऑब्जेक्ट था हमारे पास m2. तो एक मैस दूसरे मैस पे फोर्स लगाता है, तो ऑब्वियस ही बात है दूसरा मैस भी पहले वाले मैस पे फोर्स लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. तो एक वाले को मैं कह देता हूँ कि अगर m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है उसे मैं कह देता हूँ एक्शन. ठीक है, तो इसी तरह m2 उसका रिएक्शन देगा जिसे हम फोर्स 2 कहेंगे. तो ये क्या चीज बन जाती है? एक जगह एक्शन हो रहा है, दूसरी जगह रिएक्शन होता है, इसे क्या कहते हैं हम? सर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो क्या हम इसे कंपेयर कर सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के साथ?
Yes, sir. यहाँ पे देखो हमने कंपेयर कर लिया और इसको न्यूटन थर्ड लॉ के साथ कंपेयर किया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो कॉल्ड एज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि यहाँ पे भी एक्शन हो रहा है और रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि एक एक्शन करेगा और दूसरा उसका रिएक्शन करेगा। तो वहाँ पे भी हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ में भी एक्सप्लेन किया गया कि एक्शन और रिएक्शन होते हैं विद द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। क्लियर यहाँ तक? Okay, sir. ओके, द इम्पोर्टेंट टॉपिक और मेन टॉपिक जिसे हम लॉन्ग टॉपिक कहते हैं, दैट इज द मास ऑफ अर्थ 5.2। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो प्लेस है अर्थ सरफेस के ऊपर। ये आपको एक ब्लू कलर की अर्थ सरफेस नजर आ रही है, इसके ऊपर हमने कोई भी मैस रख दिया है। तो इस मैस का मैस जो होगा वो डिनोट करेंगे स्मॉल एम से, और जो अर्थ का मैस होगा उसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल आर से करेंगे, ठीक है। आगे हम उसके डेरिवेशन छोटी कर लेते हैं। तो हमने फाइंड करना है कि मैस ऑफ अर्थ कैसे फाइंड किया जाए। तो ये सारी डेरिवेशन मैं बाय हैंड आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो भी हमने पढ़ा है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक अगर मैस पड़ा हुआ है किसी अर्थ के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है मैस जो होगा उसका वेट होगा जो कि डाउनवर्ड ऐड कर रहा होगा किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। उसे फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस हैं। वी हैव टू कंपेयर इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। एम जी इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्मॉल एम से कैंसिल हो जाएगा, वो गेट जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछे। सर यहाँ पे सिर्फ mg को कंपेयर किया है इससे। क्योंकि एम जी हमारे पास क्या है, वेट है, और वेट क्या है, दैट इज अ फोर्स दैट द बॉडी अट्रैक्ट, दैट इज द बॉडी एक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, ये ऐसा वेट होता है जो बॉडी नीचे जमीन की तरफ लगा रहा होता है। तो वो भी फोर्स हुई ना, Yes, sir. Understood. वो भी फोर्स है। तो दोनों फोर्सेस हैं, तो लेफ्ट साइड पे देखें दोनों फोर्सेस आ रही हैं। तो वी हैव टू कंपेयर, जैसा कह सकते हैं कि हम यहाँ पे इस एफ की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एम जी। तो वो बस इस तरह आप कंपेयर भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी रहे। Okay, sir. तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना था, टॉपिक का नाम क्या था? Sir, mass of the earth. तो हमें मैथ को एक साथ आर स्क्वायर का पड़ेगा और कैपिटल जी को डिवाइड करना पड़ेगा। तो वी गेट द मैथ फार्मूला फॉर द अर्थ। क्लियर? Clear, sir. यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू दैट इज यू हैव टू पुट दैट इज 10, ठीक है। यू हैव टू पुट द रेडियस वैल्यू दैट इज 6.4 into 10 power 6 मीटर, and you have to put the capital G that is 6.673, that is also constant 10 power -11। ये सारी की सारी वैल्यूज आप इस फार्मूले में पुट करेंगे, यू गेट द आंसर दैट इज mass equal to 6 into 10 power 24 kg। तो ये मैथ हमारे पास फाइंड हो जाएगा। आपने ये पुट करके चेक भी करना है कि आंसर सही आता है या नहीं आता। तो आप चेक करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास आंसर आएगा 6 into 10 power, यह इस तरह आएगा 5.98 या 89 इस तरह समथिंग आएगा। तो इसको राउंड ऑफ करें तो 6 बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं 6 into 10 power 24। इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? No, sir. अच्छा, यहाँ पे देखें कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आ जाता है और आपने अटेम्प्ट करना होता है लॉन्ग क्वेश्चन को, तो यहाँ पे मैथ्स ऑफ अर्थ फाइंड करना है, तो यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। आपको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, जिसको हम मैथमेटिकल कहते हैं, ठीक है। डेरिवेशन स्टार्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, एट द एंड रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि मैथ्स ऑफ अर्थ का जो आंसर आया,
ठीक है, साथ में हमारे पास डायग्राम आ जाती है, वो कहीं पे भी बीच में बना ले। तो ये लॉन्ग अटेम्प्ट करने का थोड़ा सा वे होता है, इसमें ये डिफरेंट हेडिंग आपको इंक्लूड करनी पड़ती है। ठीक है, ओके सर, लेकिन ये डायग्राम कौन सी बनाएंगे सर? डायग्राम आपको मैंने ये बनाई हुई है, ये देखें। ठीक है, ओके सर। जी। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड 5.3। और ग्रेविटेशन फील्ड में सबसे पहले क्वेश्चन रेज हो रहा है, दैट इज हैव यू सीन मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। जिस तरह आपने मैग्नेट को देखा होगा, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं, बचपन में आपने खेला भी होगा। यस सर। मैग्नेट्स के साथ जो बेसिकली उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उसमें हमारे पास अट्रैक्शन भी हो रही होती है, रिपल्शन भी हो रही होती है, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट रिपेल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी अर्थ की बात की जाए या बड़ी चीज़ों की बात की जाए तो वहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड होता है। ठीक है, जिस तरह मैग्नेट की फील्ड होती है, जिसके अंदर रहते हुए वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है। अक्सर आपने ट्राई किया होगा कि मैग्नेट से अगर मैं बहुत दूर कोई मेटल रखता हूँ या कोई चीज़ रखता हूँ तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही मैग्नेट में करीब लेके आता हूँ तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा होता है ना? यस सर। लेकिन दूर होता है वो उसे ट्रैक नहीं करता। इसी तरह अर्थ के भी करीब कोई चीज होगी तो वो उसे ट्रैक कर लेगी, लेकिन अर्थ से वो बहुत दूर होगी तो वो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाती। जिस तरह मून को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन किसी और प्लेनेट को अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत दूर है, वो फील्ड से बाहर हैं। उस चीज को हम कहते हैं जिसमें रहते हुए हमारे पास अर्थ कोई फोर्स लगाती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस फील्ड के अंदर रहते हुए फोर्स लगाएगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर? इट्स क्लियर सर। ओके, तो यहाँ एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर भी कर सकते हो, डी स्क्वायर भी कर सकते हो, मैं पहले बता चुका हूँ। तो फील्ड फोर्स हम कैसे कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप। मैं किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, ठीक है, गोज ऑन डिक्रीजिंग विद वेलोसिटी, उसकी ऐसा डिक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे वो नीचे आएगा, वहां से ऊपर से नीचे आना स्टार्ट होगा, उसकी वेलोसिटी ऐसा इंक्रीज होती है। तो वो क्यों होती है? ड्यू टू ग्रेविटी। अगर वो ऊपर था तो उसकी वेलोसिटी कम थी, ऐसा ऐसा वो नीचे आया, वेलोसिटी ज्यादा कैसी हुई? फोर्स ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे ऊपर था तो फोर्स कम थी, नीचे आता ऐसा ऐसा नीचे आता गया तो उसकी फोर्स ज्यादा होती गई, उसकी स्पीड भी ज्यादा होती गई। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि फील्ड फोर्स से कह रहे हैं। फील्ड फोर्स किसे कह रहे हैं? जिसके अंदर रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता फोर्स इंक्रीज होती है। जैसे मैं अर्थ के करीब आता हूँ तो फील्ड ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा होना स्टार्ट होती है। क्लियर हुआ? यस सर। इसी चीज को यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से बताया हुआ है कि वीकर एंड वीकर कब हो रही है? बेसिकली जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा, अर्थ से मैं जितना दूर जाऊंगा वो फोर्स जो है वो कम होती जाएगी, फील्ड भी कम होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं अर्थ के करीब आता जाऊंगा तो फील्ड की फोर्स ज्यादा होती जाएगी। ओके सर। अच्छा, तो इसी ग्रेविटेशन फील्ड को थोड़ा सा हमने वर्डिंग में लिख दिया अकॉर्डिंग टू वेट। वेट का फार्मूला है दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, जो कि अर्थ की तरफ लग रहा होता है, हमेशा हमारा वेट अर्थ की तरफ हो रहा होता है। इट इज आल्सो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। हमें इस फोर्स को ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जी इन्वॉल्व हो रहा है, स्मॉल जी ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। न्यूटन्स का लॉ में कहता है दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर दोनों को कंपेयर करें तो एक तरफ एम जी है, दूसरी तरफ एम ए है, तो वी हैव टू कैंसिल एम स्मॉल एम विद स्मॉल एम, वी गेट द आंसर दैट इज ए इक्वल टू जी। तो यहाँ पे हमें पता चला ये जो जी है दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो स्मॉल जी। क्लियर हुआ? सर अभी आपने स्क्रीन पे कुछ लिखा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा। स्क्रीन पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड वाला नजर आ रहा है आपको? यस सर, ये तो नजर आ रहा है। हाँ अभी नजर आया इस मुझे। पे मैं जी जी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैथमेटिकल वाला अभी दिखा है मुझे। जी इसमें मैंने यही बताया कि हमारे पास एफ जी इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम जी,
जो वेट था ना वो उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही कह रहे हैं। तो अगर उसको मैं एक नॉर्मल फोर्स से कंपेयर करूं, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, तो ये आप देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेट इज एफ इज इक्वल टू, हमारे पास एम ए है, उसको कंपेयर करेंगे तो एम जी इक्वल टू एम ए हो जाएगा, तो एम एम से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू जी, दैट्स मीन दिस जी इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। यस सर। तो इसलिए हम इस जी को एक्सेलरेशन कह सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। वेट चेंजेस विद लोकेशन। अब देखो ना कि हमारे पास ऐसा ऐसा, जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो हमने कहा कि उसका फोर्स चेंज हो रही है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वेट भी चेंज होता है, और वेट में क्या इंक्लूड हो रहा है, तो वेट का फार्मूला भी मैंने बताया था, डेट इज एम जी। तो मैस वहां पे कांस्टेंट रहता है लेकिन जी चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा जी की वैल्यू कम होती रहेगी, जैसे जैसे नीचे आऊंगा जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जी चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेट चेंज हो रहा है। तो जी हम देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा जी की वैल्यू क्या है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्टिंग में फार्मूला देखा था, डेट इज एफ जी इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू कैपिटल जी। ठीक है, और वेट का फार्मूला हमारे पास है, डेट इज डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। तो वी हैव टू कंपेयर दीज टू फोर्सेस, सेम वही, हम वही जो मैथ्स में और फर्स्ट में हमने किया था, सेम वही फार्मूला हमने फाइंड किया। क्लियर यहाँ तक? जी इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यस सर। इसमें जस्ट वही वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू हम पुट करेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल एम की वैल्यू पुट करेंगे जो कि फाइंड की थी हमने लास्ट टाइम, कैपिटल आर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 6.4 है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है, राइट साइड पे देखेंगे, इन सबको वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट द आंसर दैट इज 9.77 मीटर पर सेकंड, और वी गेट द एक्यूरेट आंसर दैट इज 9.8, और इसको राउंड ऑफ करके हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं 9/10 में, दैट इज 10। ठीक है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात करूँ तो यू हैव टू यूज 9.8। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 9.8 यूज करेंगे, लेकिन अभी 9/10 में आपकी जो वैल्यू है दैट इज स्मॉल जी दैट इज इक्वल टू 10। ओके क्लियर हुई? सर।